रजत शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। उसकी सुबह विदेशी क्लाइंट्स के साथ शुरू होती और रात की डिनर मीटिंग पर खत्म। उसने अपनी माँ सुलोचना जी के लिए घर में हर सुख सुविधा का ढेर लगा दिया था। कीमती मखमली बिस्तर, नौकर चाकर और उनकी देखभाल के लिए अपनी पत्नी माया। रजत को माया पर इतना यकीन था कि वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, माया ने मेरी माँ को कभी मेरी कमी महसूस नहीं होने दी। वो तो माँ की सगी बेटी से बढ़कर है। लेकिन हकीकत इस यकीन से कोसों दूर और बहुत खौफनाक थी। ऊंची इमारतों में रहने वाले अक्सर जमीन की दरारें नहीं देख पाते। रजत को लगा था कि उसने अपनी माँ को सुखों के महल में बिठाया है, पर असल में उसने ममता के आंचल को कांटों की सेज पर सुला दिया था। जब आंखें बंद हों तो सबसे करीबी इंसान भी अजनबी बन जाता है। माया का असली चेहरा तब सामने आता जब रजत सुबह 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता। रजत के जाते ही माया घर के नौकरों को यह कहकर छुट्टी दे देती कि आज मैं खुद माँ जी की सेवा करूंगी। पर नौकरों के जाते ही वह माँ जी को उनके आलीशान कमरे से निकालकर स्टोर रूम के पास वाले एक छोटे से अंधेरे और बदबूदार कमरे में शिफ्ट कर देती। वह माँ जी के हिस्से के ताजे फल और मेवे खुद खा जाती या अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को खिला देती। एक दिन की बात है, माँ जी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। उन्होंने कांपते हाथों से माया का पल्लू पकड़ा और कहा, बहू जरा डॉक्टर को बुला दे, बहुत घबराहट हो रही है। माया ने झटके से अपना पल्लू छुड़ाया और कड़क कर बोली, बुढ़ापे में ये चोचले आम हैं। डॉक्टर को बुलाने का मतलब है हजारों का बिल फूंकना। चुपचाप इस अंधेरे में लेटी रहो। रजत आएगा तो कह देना कि मैंने दिन भर तुम्हारे पैर दबाए हैं। माया यही नहीं रुकती, वह जानबूझकर माँ के कमरे का पंखा बंद कर देती ताकि वह गर्मी से बेहाल होकर शिकायत करने की हिम्मत भी न जुटा सके। उस दोपहर नियति ने एक मोड़ लिया। रजत की एक बहुत बड़ी मीटिंग टल गई और वह बिना किसी को बताए दोपहर 2 बजे ही घर लौट आया। घर में सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे रसोई की तरफ से माया की खिलखिलाती और जहरीली आवाज सुनाई दी। वह फोन पर अपनी किसी राजदार सहेली से बात कर रही थी। माया फोन पर हंसते हुए अरे यार, तू मानती क्यों नहीं? बुढ़िया को मैंने आज सुबह से सिर्फ एक बासी रोटी दी है और दवाइयां अलमारी में छिपा दी हैं। जब शरीर में जान ही नहीं रहेगी तो रजत से शिकायत क्या करेगी? कल रजत ने दवाइयों के नाम पर 20,000 दिए थे। मैंने उससे अपने लिए डिजाइनर सैंडल और घड़ी ले ली। बस दुआ कर कि ये जल्दी टपक जाए। रजत तो अपनी फाइलों में अंधा है, उसे क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगर कभी उसने मुझे छोड़ने की सोची भी तो मैं उसे कोर्ट में घसीटूंगी। आधी जायदाद और करोड़ों का गुजारा भत्ता लिए बिना उसे नहीं छोड़ूंगी, फकीर बना दूंगी उसे। रजत के कानों में जैसे पिघला हुआ लोहा गिर गया। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भारी कदमों से उस छोटे कमरे की तरफ गया जहां से माँ के कर्राने की हल्की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो देखा माँ पसीने से तरबतर जमीन पर पड़ी थी। पास ही एक खाली पानी का गिलास पड़ा था। रजत कांपती आवाज में, माँ ये क्या है? आप यहाँ इस हाल में? आपका बिस्तर, आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? माँ आधी खुली आंखों से, बेटा तू तू जल्दी आ गया। देख माया को मत डांटना। वो कहती है कि घर की सफाई हो रही है इसलिए मुझे यहाँ सुला दिया। बेटा बस एक घूंट पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। रजत का खून उबल उठा। उसने उसी पल माया का गला पकड़ने का सोचा, पर वह रुक गया। वह समझ गया था कि माया एक शातिर खिलाड़ी है। अगर वह अभी हंगामा करता तो माया कानून का सहारा लेकर उसकी आधी संपत्ति और माँ की शांति छीन लेती। उसे माया को उसी के हथियार लालच से मारना था। धोखा जब रूह का हिस्सा बन जाए तो न्याय के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। रजत जान चुका था कि माया को इंसानियत की भाषा समझ नहीं आएगी। उसे सबक सिखाने के लिए अब एक ऐसा जाल बुनना था जिसमें वह खुद चलकर आए। अगले 2 दिनों तक रजत ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह माया से और भी प्यार से बात करने लगा। तीसरे दिन वह शाम को घर लौटा तो उसका हुलिया पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। शर्ट बाहर निकली हुई, बाल बिखरे हुए और आंखों में नकली दहशत। वह आते ही जमीन पर बैठ गया। माया घबराते हुए, रजत रजत ये क्या हालत है? एक्सीडेंट हो गया क्या? रजत चीखते हुए, एक्सीडेंट से भी बुरा हुआ माया। मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, सारा पैसा लेकर विदेश भाग गया। कंपनी पर करोड़ों का कर्ज है और आज बैंक ने फोरक्लोजर का नोटिस थमा दिया है। कल सुबह ये बंगला, हमारी गाड़ियां और सारा बैंक बैलेंस जब्त हो जाएगा। हम सड़क पर आ गए हैं माया। मेरे पास माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं बचे।
माया के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसकी आंखों की वो बनावटी चमक नफरत में बदल गई। माया, क्या? सड़क पर? तो मेरी ज्वेलरी, मेरी लग्जरी लाइफ का क्या? रजत रोने का नाटक करते हुए, सब जाएगा। और तो और वकील ने कहा है कि पत्नी होने के नाते तुम्हें भी मेरे 12 करोड़ के कर्ज का आधा हिस्सा कानूनी रूप से भरना होगा। अगर नहीं भरा तो बैंक तुम्हें भी जेल भिजवा देगा। माया नफरत से चिल्लाते हुए, जेल? मैं क्यों जेल जाऊं? मैंने तो कोई बिजनेस नहीं किया। मुझे इस कंगाली में नहीं सड़ना। मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ। मुझे तुमसे और इस मनूस खानदान से अभी तलाक चाहिए। लाओ कागज, मैं अभी साइन करती हूँ ताकि कानूनी तौर पर तुम्हारी किसी भी मुसीबत का बोझ मुझ पर न आए। रजत ने पहले से तैयार तलाक के कागज मेज पर रख दिए। माया ने बिना पढ़े इस डर के कि कहीं उस पर 6 करोड़ का कर्ज न आ जाए, फौरन दस्तखत कर दिए और चिल्लाई, अपनी इस बीमार माँ और अपनी इस कंगाली को खुद संभालो। मैं चली। जैसे ही माया मुख्य द्वार के पास पहुंची, रजत सीधा खड़ा हो गया और उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। रजत, माया जरा पीछे तो मुड़कर देख। माया रुकी और हैरान होकर बोली, हंस क्यों रहे हो? सदमा लग गया है क्या? रजत बर्फ जैसी ठंडी आवाज में, मेरा बिजनेस कल से भी ज्यादा मजबूत है माया। ये तो बस तेरा असली चेहरा देखने के लिए मेरा एक छोटा सा ड्रामा था। तूने अभी जिस कागज पर साइन किए हैं उसमें तूने साफ लिखा है कि तू अपनी मर्जी से बिना एक पैसा लिए मुझसे तलाक ले रही है और भविष्य में कभी कोई दावा नहीं करेगी। अब इस घर से तू ऐसे ही बाहर जाएगी जैसे एक कचरा बाहर फेंका जाता है। और हाँ, डॉक्टर का जो पैसा तूने चोरी किया था उसकी भरपाई मैं तेरे उन गहनों से करूंगा जो तूने इस घर के पैसों से खरीदे थे। अब दफा हो जा। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाई, रोई, पर रजत ने उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी माँ को गोद में उठाकर उनके असली कमरे में ले गया और पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर अपनी भूल का प्रायश्चित किया। लालच का महल हमेशा रेत की बुनियाद पर टिका होता है। जो लोग रिश्तों को सिर्फ पैसों की तराजू में तोलते हैं, अंत में उनके हाथ न रिश्ता लगता है और न ही दौलत। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पर अपनों का भरोसा बचाना सबसे बड़ी कामयाबी है। क्या माया जैसी पत्नी को सिर्फ बेइज्जत करके घर से निकाल देना काफी था, या उसे उस जुल्म के लिए कड़ी कानूनी सजा भी मिलनी चाहिए थी जो उसने एक बेबस बुजुर्ग माँ के साथ किया? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।